Hello students, so today we are going to discuss the chemical reactions of ether और हम डील करेंगे इस वाली वीडियो में बेटा स्पेशली क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, ठीक है, जहां पे CO बॉन्ड की क्लीवेज होती हो ऐसी रिएक्शन, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो फटाफट। वी आर गोइंग टू डील विद फर्स्ट, दैट इज क्लीवेज of CO bond in ether. Cleavage of CO bond in ether. देखो कैसे होगा ये। ईथर होता क्या है, ठीक है, मतलब कोई भी एक CO बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं जनरल बात कर रहा हूं आपसे, कोई भी ईथर बॉन्ड की जब हम, अच्छा बेटा, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख दो कि ईथर इज द लीस्ट रिएक्टिव amongst all functional groups, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। इसीलिए सोचो कि अगर मेरे पास एक है, अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो सॉरी, ऐसे समझो एक लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब एक ऐसा है कि जैसे तुम हो घर पे, एक तुमको सोते हुए इंसान को एक रनर बनाना है जो बहुत आलसी है, उसको तुम्हें एकदम फिटनेस वाला आदमी बनाना है, जैसे जिम में एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुंचे, समय पे दौड़ लगाए, मतलब एकदम उसको तेज रनर बनाना है। मतलब तुम्हें एक गांव के लड़के को उठा के मिल्खा सिंह बनाना है। क्या बनाना है? मिल्खा सिंह। अब मिल्खा सिंह स्टार्टिंग में, मिल्खा सिंह क्या तो खैर केस अलग है, लेकिन उस लड़के का स्टार्टिंग में कैरेक्टर क्या है, वो बहुत लेजी है, वो बहुत लेजी है। तो इसको जो बनाने वाला है, मतलब इसको लेजी को आपको जब हीरो बनाना है, क्या बनाना है? हीरो बना रहा है, टॉप रनर बनाना है, एकदम टॉप रनर बनाना है। तो यहाँ पे ये जो बनाने वाला है, इसको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, इसको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तब ये पॉसिबल है कि ये लेजी धीमे धीमे इसके सहारे से चेंज होके अच्छा रनर बन पाए, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करना चाहता हूं, अगर मेरा ईथर ग्रुप लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे बेकार है, मतलब रिएक्शन करेगा ही नहीं, अपने मन से तो करेगा ही नहीं, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको पीछे पड़ा रहे, एकदम पीछे पड़ के जबरदस्ती करवाए, ठीक है। तो वो क्या है? खुद हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, खुद क्या है? हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। इसीलिए ईथर इज द लीस्ट रिएक्टिव अमंगस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई it requires to react that's why more reactive compound should be there, more reactive compound should be there, एंड दैट इज और वो होते हैं बेटा हाइड्रोजन हैलाइड्स, दैट इज HX। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, किसी भी हेलोजन का हैलाइड्स, ठीक है, किसी भी यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो, X की जगह Cl हो, F हो, Br हो, I हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या है? बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर मैं, और ये इतना रिएक्टिव होते हैं कि ईथर जैसे लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को भी, इतने बेकार आदमी को भी अच्छा रनर बनाने की ताकत रखते हैं, उसको भी एक अच्छा कंपाउंड बनाने की ताकत रखते हैं कि वो भी रिएक्शन करके कुछ नया बनाए, कुछ नया करे, ऐसे ही थोड़ी घर में पड़ा रहेगा। तो ROR प्लस HX दोनों को अलग करने के लिए तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। अगर मैं HX लेता हूं तो एक तो ये बन जाएगा, एक यहां से एक बार एक के साथ तो हाइड्रोजन चला जाएगा, मतलब एक तो बन जाएगा ROH, मतलब एल्कोहल का मॉलिक्यूल, और दूसरा बन जाएगा बेटा R और X।
समझ में आ गया, R और X। फिर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो रिएक्शन हुई है, यहां जो एल्कोहल बना है दैट इज ROH जो बना है, ये फिर से HX के साथ रिएक्शन कर दे, HX के दूसरा मॉलिक्यूल भी वहां पे प्रेजेंट होगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पे इतनी आसानी से रुकेगी नहीं, जनरल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से H2O निकल जाएगा और RX बना देगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा और RX बना देगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। जब तक रिएक्शन रुकती नहीं है तब तक रिएक्शन होती रहेगी। और अब यहाँ पे अल्कोहल नहीं बचा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से H2O निकल सके, इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से H2O निकल सके, इसीलिए बेटा ये रिएक्शन यहाँ पे रुक जाती है। बट इफ आई टेक 2 मोल्स ऑफ HX, ठीक है, इसको, ये जो रिएक्शन है इसको मैं कंक्लूड करके लिख सकता हूं कि मैंने ईथर लिया और इससे रिएक्शन कराई। ये जो 2 रिएक्शन लिखी है ना, इनकी कंक्लूजन लिख रहा हूं मैंने इसकी रिएक्शन कराई 2HX से। किससे बेटा, 2HX से। तो मुझे क्या मिला, 2 एल्काइल हैलाइड मिले और H2O वाटर का मॉलिक्यूल मिला। ROH तो ये कैंसिल हो जाएगा, ROH नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे इसे शॉर्ट में कैसे समझोगे, देखो, एक HX इधर लिखो, एक HX इधर लिखो, ये R गया X के साथ, ये R गया X के साथ और ये H2O बन गया। ये RX, ये RX, यहाँ पे क्या हो गया 2RX, ये 2H और एक ऑक्सीजन, ये क्या बना H2O। समझ में आ रहा है, क्लियर कट एकदम। तो कभी भी ईथर से जब भी हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करता है, कभी भी ईथर से जब भी हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करेगा बेटा, तो क्या बनाएगा वो हमने आपको बताया। तो मैं कंक्लूजन में लिख रहा हूं कि ROR प्लस HX टेंड्स टू सॉरी 2 मोल लिए थे ना हमने, तो 2RX बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है कि ROR लें और अगर 1 मोल से रिएक्शन कराई है तो RX प्लस ROH बनाएगा। ठीक है, अगर ये रिएक्शन नॉन स्टॉपेबल है तो ROH फिर से रिएक्शन करके HX के साथ क्या बना देगा, RX प्लस H2। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू था, इस तरीके से रिएक्शन होती है। और यहाँ पे HX क्या हो सकता है, HI हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मिटा दें। चलो मान लो बेटा मेरे पास ये है OR, ठीक है, इसको बोलते हैं एनीसोल। अगर यहाँ पे CH3 लगा होता तो इसे एनीसोल बोल देते। ठीक है, मैं जनरली इसे एनीसोल बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इससे अगर HX रिएक्शन करता है तो, अब नाउ कंफ्यूजन कि सर या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, या तो OR का बॉन्ड टूटना है क्योंकि यहां भी OC बॉन्ड है और यहां भी का फिनाइल रिंग का C है। ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो नहीं टूटेगा, जो बॉन्ड वीक होगा वो टूटेगा। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जरा यहाँ CH3 लिख के देखो, CH2 CH3 लिख के देखो, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, इससे ज्यादा, इससे क्या है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, ये उतना नहीं खींच पाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये बॉन्ड आराम से टूट जाएगा। समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड आराम से टूट जाएगा और जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि यहां से O तो चला जाएगा इसके साथ और R आ जाएगा इसके साथ, मतलब RX प्लस फिनोल बनता है, प्लस फिनोल बन जाता है। क्या समझ में आ गया, एल्काइल हैलाइड और क्या बन जाता है बेटा, फिनोल बन जाता है। याद रहेगा, इसका रीजन लिख लो कि कौन सा बॉन्ड टूटा है, हेयर इन एनीसोल
type of compounds the C of carbon of phenyl ring is sp2 hybridized, and it generates partially double bond character उसके अंदर जनरेट कर लेगा। कैसे? देखो, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, फिर आगे मतलब यहाँ कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे होंगे जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा होगा। जनरेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, there that's why this CO bond is stronger than CO bond between alkyl and oxygen, and hence alkyls carbon oxygen bond cleavage takes place, एकदम डिटेल में आपको रीजन लिखवा दिया है। नहीं तो मैं इतना बोल सकता था कि ये जो बॉन्ड है ये सॉल्ट होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसके अंदर, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा, इसलिए ये टूट जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, ठीक है? एल्कोक्साइड आयन अलग क्यों नहीं हो रहा है, ऊपर वाला ही क्यों टूट रहा है? क्योंकि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है उसका रीजन लिखा है, जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, मतलब HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr, देन HCl, देन HF, ठीक है? फिर क्वेश्चन उठ जाता है कि वाई, क्यों? तो याद रखना बेटा, जरा इधर देखो, ये हाइड्रोजन है, ठीक है? ये आयोडीन का साइज, ये हाइड्रोजन अभी भी ऐसा है, ये ब्रोमीन इससे थोड़ा छोटा, ठीक है? आयोडीन सबसे बड़ा होता है, तुम्हें पता है, ठीक है? ये HI है, ये HBr है, ठीक है? यहाँ पे HCl है और यहाँ पे ये HF है। जरा बताओ बॉन्ड लेंथ सब में सबसे बड़ी किसकी होगी? तुम बताओ। बॉन्ड लेंथ बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है? दो एटम्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे है, HI के केस में, ठीक है? जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, मतलब बॉन्ड वीक होता है, ठीक है? तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इसका बॉन्ड सबसे वीक होगा। तो हमें चाहिए क्या? हमें अल्टीमेटली यहाँ से हाइड्रोजन ही तो चाहिए कि ये यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करे और वहां पे जाके एल्कोहल बना दे वो, ठीक है? हमें यहाँ से क्या चाहिए? हाइड्रोजन ही तो चाहिए। तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन जल्दी H रिलीज करता है, उस पर सब कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करेगा। तो मुझे बताओ, सबसे HI में सबसे वीक बॉन्ड होगा, तो सबसे जल्दी रिलीज H को HI करेगा, सबसे जल्दी रिलीज H को HI करेगा, ठीक है? लिख लो यहां, ऐसे लिखो, फ्रॉम HF टू HI बॉन्ड स्ट्रेंथ
decreases. From HF to HI bond strength decreases as bond length increases. Therefore HI bond, tendency to lose H plus increases. Therefore HI is strong. Therefore reactivity ऑर्डर, ब्रैकेट में लिख देना बेटा एसिडिटी ऑर्डर। यहां पे हमें क्या निकालना है, H प्लस ही तो निकालना है, और जो H प्लस डोनेट करता है उसे ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब एसिडिटी ऑर्डर इज HI, देन HBr, देन HCl, देन HF। ठीक है, याद रखना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और शानदार तरीके से ही समझाया है। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा तो बताने जा रहा हूं। मैकेनिज्म, व्हाट इट इज। जरा मैकेनिज्म पे आओ, चलो मेरे साथ। मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी। फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, एक सीक्वेंस में लिखता चला जाऊंगा मैं। सबसे पहले क्या होगा बेटा, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर बाय HI। ठीक है, तो CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, क्या होगा, इससे HI रिएक्शन करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन पे ट्रांसफर करके क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH CH2 CH3। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 बॉन्ड बना रखे। इसको बोलेंगे डाई इथाइल। ये जो है ना बेटा, कभी भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना के रह रहा हो, मैंने अभी तक नाम नहीं बताया, आज आपको नाम बता देता हूँ। कभी भी 3 बॉन्ड बना के रह रहा हो इस तरीके से, H उस पे लगा हो और 2 कार्बन से लगे हो और पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसे ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। डाई इथाइल, एक इथाइल ये रहा, एक इथाइल ये रहा, डाई इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ऑक्सोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दैट इज स्टेप नंबर 2। लिखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अच्छा, ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल स्टेप होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय आयोडाइड आयन ऑन लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप ऑफ ऑक्सोनियम आयन वाया SN2 मैकेनिज्म। याद रखना ये सब, SN2 मैकेनिज्म। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आयोडाइड आयन निकला है यहां से, ठीक है, इसके साथ आयोडाइड आयन बनाए। ये आयोडाइड आयन क्या करता है, जो 2 तरफ एल्काइल ग्रुप लगाए, एक इधर एक इधर, इनमें से जो भी लेस हिंडर्ड होगा उसके ऊपर आयोडाइड आयन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। कैसे, अभी दिखा देता हूं मैं आपको। OCH2 CH3। ठीक है, देखो क्या होगा। अब यहां तो दोनों सेम है तो किधर भी करवा लो, लेकिन सोचो अगर एक तरफ CH3 होता तो CH3 पे अटैक करता। ठीक है, यहां पे क्या है, इस पे अटैक करेगा, और यहां पे ये प्रोटोनेटेड ऑक्सोनियम आयन है ना, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये बनेगा।
SN2 मैकेनिज्म है ये, SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो क्या बनाया इसने, CH3 CH2I प्लस CH, वहीं से बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गए तो न्यूट्रल ऑक्सीजन बन गया, इस पे हाइड्रोजन लग ही रहा है ये नीचे की तरफ, और CH2 CH3। तो ये क्या बना बेटा, इथेनॉल बन गया। और ये एक एल्काइल हैलाइड दैट इज इथाइल हैलाइड बन गया। ठीक है, ये इथाइल हैलाइड बन गया। इसका IUPAC नेम बोलोगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, आयोडो इथेन, और ये बन गया इथेनॉल। अब देखो कभी भी ऐसा एल्कोहल बन रहा हो, दिस एल्कोहल कैन ऑल्सो अंडरगो फर्दर एसिडिफिकेशन बाय HI। ठीक है, इफ HI इज प्रेजेंट देयर, अगर वहां पे HI एक्सेस अमाउंट में है, इफ HI प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, HI का क्या है हमारे पास, एक्सेस अमाउंट है, एंड रिएक्शन कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर, और रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर, देन क्या होगा बेटा, रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो क्या होगा, फिर से इससे HI रिएक्शन कर लेगा इथेनॉल से, दैट इज CH3 CH2OH प्लस HI। ठीक है, क्या बनाएगा देखो, फिर से वो ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आयोडाइड आयन यहां से निकलेगा, क्या बना देखो, CH3 CH2 और OH पॉजिटिव और आयोडाइड आयन अकेला। ठीक है, फिर से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, ये स्टेप रिवर्सिबल होगा। सेकंड वाले स्टेप में क्या होगा कि आयोडाइड आयन ऐसे आएगा और इसके ऊपर फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, दैट इज CH3 CH2 और ये क्या है, OH2 पॉजिटिव है। ठीक है, ऑक्सोनियम आयन है। ठीक है, इसके ऊपर आयोडीन आके कार्बन पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज CH3 CH2 और I बन गया प्लस H2O यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये मैकेनिज्म है, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर बाय HI, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोटोनेशन ऑफ ईथर बाय HI, CH3 CH2 हमने ईथर लिया, HI से इसने रिएक्शन की। HI क्या करता है, एज एन एसिड इसको मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर करता है और ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, ऑक्सीजन इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, I- वहां से निकला, ये स्टेप रिवर्सिबल होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यही आयोडाइड आयन इस पे दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन जब दोनों इक्विवेलेंट ना हो, अनसिमेट्रिकल ईथर आपने लिया हो, यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर लिया हो, तो आयोडाइड आयन कहाँ अटैक करेगा, जो लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप है, इधर हो चाहे इधर हो, तो लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप की यहाँ तो बात ही नहीं उठती है, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल है। तो आयोडाइड आयन ने यहाँ पे अटैक किया, फिर ये ऑक्सोनियम आयन का ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के दोनों ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुए, तो CH3 CH2I एक बॉन्ड बना दिया और CH3 CH2OH अलग निकल गया, ये रहा, इथेनॉल और इथाइल हैलाइड बन गया, दैट इज हेलो इथेन बन गया, दैट इज आयोडो इथेन बन गया। इफ HI इज इन एक्सेस अमाउंट एंड रिएक्शन कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर, अगर वहां पे HI जो है एक्सेस अमाउंट में है, क्या बोला मैंने, ये रिएक्शन वैसे यहाँ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर मेरे पास HI जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो क्या करेगा, HI इस इथेनॉल से आके फिर से रिएक्शन कर लेता है। और किस तरीके से करेगा आपको दिखाया है, इथेनॉल ये रहा, इसने HI से रिएक्शन की, ऑक्सीजन ने फिर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, आयोडाइड आयन बनाया, फिर से एक ऑक्सोनियम आयन बनाएगा और आयोडाइड आयन अलग निकलेगा। फिर क्या हुआ, आयोडाइड आयन ने फिर से CH2 पे अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक दैट इज SN2 अटैक किया, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, तो इथाइल आयोडाइड फिर से बन गया। मतलब प्रोडक्ट में टोटल इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 1 और 1 2, ये रहे।
ठीक है। लेकिन अगर वहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्सेस अमाउंट नहीं है, रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है, तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे और HI का एक्सेस अमाउंट यूज हो रहा है तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी। तो ये थी बेटा मैकेनिज्म, ये एक जनरल मैकेनिज्म है इस CO क्लीवेज को समझने के लिए, ईथर के लिए ये एक जनरल मैकेनिज्म है जो अप्लाई हो जाती है, जनरल मैकेनिज्म है जो अप्लाई होती है 1 डिग्री और 2 डिग्री पे। ये याद रखना, किस पे? 1 डिग्री और 2 डिग्री पे। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, यहां पे ये जो एल्काइल ग्रुप लगा है, यहां पे ये क्या है? 1 डिग्री है, ठीक है। अगर यहां में CH3 लेता तो 0 डिग्री होता, 0 डिग्री पे भी अप्लाई हो जाती है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री ले लूं तो ऐसा नहीं होगा। 3 डिग्री के केस में कुछ अलग हटके होता है, वो क्या होता है अब वो दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे 1 डिग्री, दोनों तरफ 1 डिग्री हो, दोनों तरफ 2 डिग्री हो, एक तरफ 0 डिग्री हो, एक तरफ 1 डिग्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिज्म यही फॉलो होगी, आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। 3 डिग्री के में क्या, 3 डिग्री के केस में क्या होता है उसकी मैकेनिज्म अलग है, वो देखो। एक पॉइंट, इफ one of the alkyl group on ether is 3 डिग्री, ठीक है, टर्शियरी हो, ब्रैकेट में लिख देना टर्शियरी हो, तो क्या होगा? तो मैकेनिज्म क्या होगी देखो, बहुत अच्छे से समझना बेटा। CH3 CH3 CH3, ठीक है, इस पे लगा था O और इस पे लगा देता हूं CH3, मतलब एक 3 डिग्री बना लिया मैंने, एक 1 डिग्री ले लिया, ठीक है। इस केस में मैं जब इसकी HI से रिएक्शन कराता हूं, किससे? HI से रिएक्शन कराता हूं, तो क्या बनता है देखो, बनता तो ये है CH3 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 आयोडीन एंड CH3 OH। प्रोडक्ट तो आपके समझ में आ रहे होंगे कि ये आयोडीन इसके साथ चला गया और CH3O यहां से निकल के ये वाला पार्ट इसके साथ चला गया। सिंपल सी मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी ये मैकेनिज्म। होगा क्या देखो, अब अच्छे से समझना बेटा। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इसकी मैकेनिज्म पूरी तरीके से अलग हो जाती है। देखो कैसे, CH3 CH3 CH3, ठीक है, OCH3। इसकी जब HI से रिएक्शन होती है, सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है बेटा, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन पे ट्रांसफर हो जाते हैं और ये स्टेप बड़ा स्लो होता है, ठीक है। हुआ क्या, CH3 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 OH CH3, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, बन गया जी ऑक्सोनियम आयन, और यहां से आयोडाइड आयन निकल गया। ये स्टेप स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होते हैं, मतलब अब कार्बोकैटायन बनेगा। देखो इस आयोडीन को इस पे अटैच करवाना है, इस वाले कार्बन पे। 2 रास्ते हैं मेरे पास कि या तो मैं इसको अटैक करवाऊं पीछे से, मतलब एक तो ये, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर खुल के ये CH3OH अलग हो जाए। इसे बोल रहे थे हम SN2 पाथवे, जो कि हमने इससे पहली वाली मैकेनिज्म में देखा। लेकिन यहां ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बेटा बल्की ग्रुप लगे हुए हैं 3 डिग्री के कारण, ठीक है, बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर पॉसिबल क्या होगा, याद करो दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता था कि ये अटैक ना होके, ठीक है, क्या हो जाए कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाए तो एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या होता है, यहीं दिखा रहा हूं स्टेप 2 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, लिख देना फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। फिर ये स्ट्रक्चर बना के उसमें से ये निकाल दो, ऑक्सोनियम आयन में से क्या बचेगा हमारे पास, C पॉजिटिव, एक CH3, एक CH3 और एक CH3, ठीक है बेटा। और यहां से क्या निकल गया, CH3OH अलग निकल गया, ये निकल गया मीथेनॉल, ये तो बाई प्रोडक्ट आ गया ये वाला,
ठीक है। अब स्टेप 3 तो और भी सिंपल है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या होगा, हेयर, बड़ा आसान सा स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, इसके ऊपर आयोडाइड आयन जो यहाँ पे बना था, ये वाला आयोडाइड आयन आके, अब यहाँ पे क्या इसका हाइब्रिडाइज, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो पहले, यहाँ 1 2 3 4 sp3, यहाँ पे चेक करो 1 2 3 sp2, मतलब इस पे एक p ऑर्बिटल खाली है, उस p ऑर्बिटल में आके यहाँ पे जो p ऑर्बिटल खाली है उस पे आके आयोडीन अटैच हो जाता है, ठीक है। और क्या बना देगा, CH3 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 और ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इज इट क्लियर, मैकेनिज्म समझ में आ रही है। एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहले स्टेप में ये इथरल ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड से, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एसिड है जो H+ डोनेट कर सकता है। ये स्टेप स्लो होगी, हाँ स्टेप 2 फास्ट होती है, स्टेप 2 बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो स्लो स्टेप हो, ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहां से OH, ये ऑक्सोनियम आयन बना, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये मीथेनॉल अलग हो गया, ठीक है, ये मीथेनॉल अलग हो गया। इसके बाद क्या बना बेटा, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल खाली हो गई जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे जो आयोडाइड आयन सेकंड स्टेप में बना था वो आके अटैक कर देगा स्टेप 3 में और टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बना देगा, और एक प्रोडक्ट हमारे पास मीथेनॉल बन गया था। तो ये थी 3 डिग्री एल्कोहल के लिए मैकेनिज्म, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, ये रिएक्शन कराऊं जरा देखो, अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूं फिनॉल की, ठीक है, सॉरी ये क्या है, एनिसोल है, इसी का नाम एनिसोल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन कराता हूं बेटा मैं HI से, क्या बनेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप ऑक्सोनियम आयन बनता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में बताओ क्या होगा, यहाँ पे आयोडाइड आयन, ये जो यहाँ से I- निकला, इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, आयोडाइड आयन निकला, दैट इज I-, ठीक है। अब ये आयोडाइड आयन अटैक करने वाला है, किस पे अटैक करेगा, या तो देखो ये बॉन्ड क्लीव होगा या ये बॉन्ड क्लीव होगा, थोड़ी देर पहले बताया कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा जहां पे मैं हाथ घुमा रहा हूं। क्यों क्लीव होगा, क्योंकि ये वीक है, ठीक है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर नेचर रखता है, तो ये बॉन्ड क्लीव नहीं होगा। कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्लीव होने का मतलब है, ये बॉन्ड क्लीव होने का सीधा साधा मतलब है बेटा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर, और ये बन गया बेटा फिनॉल, प्लस यहां से क्या बना, CH3 पॉजिटिव। अब ये जो CH3 पॉजिटिव बना है इस पे आके आयोडाइड आयन अटैक कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इस पे p ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3I। समझ में आ गया, CH3I। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस रिएक्शन को समझने में आपको, ठीक है। एक चीज फिनॉल के बारे में, एक और चीज कि जब एनिसोल अंडरगोज, मतलब रिएक्शन में जा रहा है, तो एक बार फिनॉल बन गया, उसमें क्या बनता था, एल्कोहल बनता था। हमने यहाँ पे क्या है, फिनाइल रिंग ली, इसलिए फिनॉल बन गया। अब ये फिनॉल कभी भी दोबारा HI से रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, लिख लेना ये शॉर्ट में, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्वेश्चन उठता है वाई, क्यों नहीं करेगा, तो याद रखो कि अगर ये HI के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा कि भाई साहब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, ठीक है, यहां पे H लग जाएगा, ये क्या है, HI है। इसने क्या किया, देखो अगर ये रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसने क्या किया, इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ से आयोडाइड आयन अलग निकला, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होगा, मैं आपको बस इमेजिनेशन दिखा रहा हूं कि वास्तव में क्या हो सकता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ से H2O निकालना है।
H2O निकालने के लिए ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होंगे तभी यहां से H2O निकलेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनता है देखो, एक तो बनेगा ये पॉजिटिव, ठीक है, और एक H2O। ये मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। फिनाइल रिंग के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, याद रखना। इसलिए, केवल इसीलिए ये रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करती है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए याद रखना, फॉर्म्ड फिनॉल नेवर गोज अगेन रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये sp2 कार्बन है, ठीक है, और इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा आगे जाके अगर इसने रिएक्शन की वो अनस्टेबल होगा। समझ में आ गया? तो बेटा ये था रिएक्शंस ऑफ ईथर्स ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। बाकी रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।